अब ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा कि देखो लग रहा ऐसा रहा है कि ठीक है बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहली बात तो ये, और दूसरा क्या है ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो अब तुम देखो एडवांस की क्वेश्चन भी कर सकते हो, कैसे देखो। उसने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन एंड 1 बार, ठीक है, फ्रीजेज हो रहा है। उसने क्या किया, एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें पता ही है, हम जब इथेनॉल ऐड करेंगे 500 ग्राम ऑफ वाटर में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। यूजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2 केल्विन पर मोल। अब उसने क्या बोला कि तुम्हें क्या यूज करना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट 2 केल्विन पर मोल हो गया ये, ठीक है, पर मोल पर केजी आएगा साथ में, चलो वो तो नहीं लिख रहा था इसमें, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि सर आपने तो 1.86 बोला था, यहाँ पे वो 2 बोल रहा है, वो अपनी तरफ से दे रहा है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बस इसलिए दिया है उसने, ठीक है। यहाँ पे मत सोचने लग जाना कि हम 1.86 यूज करें या 2 करें, जो दिया है वही यूज करना है, अगर नहीं दिया होगा तो 1.86 लेना है तुमको, ठीक है। अब उसने कैलकुलेशन इजी करने के लिए दे दिया कि वो कह रहा है कि तुम 2 केल्विन पर मोल यूज करो, ठीक है, ये चीज हो गई फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो उसने अब क्या बोला है, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट द प्लॉट्स ऑफ वेरियस वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज। मतलब उसने क्या बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट का सारा डाटा दे दिया और उसने एक ग्राफ प्लॉट करके दे दिया हमें, और वो पूछा कि बताओ इनमें से जो तुम्हें डाटा दिया है उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ सही होगा, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। चलो देखते हैं पहले निकाल लेते हैं एक बार फ्रीजिंग पॉइंट का क्या सीन है। पहले तो हम ग्राफ को ही ऑब्जर्व करें, अगर तो ग्राफ ऑब्जर्व करें, पहला और चौथा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। देखो जरा यहाँ से ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं जैसे टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है, ये चीज हो रही है, ठीक है, ये चीज हो रही है, ये चीज कभी भी नहीं होगी, ठीक है। जब हम फ्रीज कर रहे हैं, हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है या बढ़ता है, वो डिक्रीज होता है, कम होता है हमेशा। तो जब वो कम हो रहा है तो यहाँ पे तो अगर हम जो देख पा रहे हैं कि हमने टेम्परेचर इधर की तरफ जा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर तो उसका बढ़ रहा है, जो कि चीज ही गलत है। तो फर्स्ट और डी में ये सिचुएशन है, तो फर्स्ट और डी तो नहीं हो सकते, पहली बात तो ये, यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी सेकंड और थर्ड फिर भी क्या है, सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड तो सही हो सकते हैं, तो सॉरी सेकंड और थर्ड सही हो सकते हैं, फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड में से हमें चॉइस करनी है, चलो देखते हैं। अब हमें डाटा दे रखा है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह लिख रखे हैं, दोनों ग्राफ सेम है दोनों ग्राफ सेम है, बस टेम्परेचर का डाटा देखना है किसमें सही है किसमें नहीं, तो उसके लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं एक बार, इसका यही साइड में निकाल देता हूँ मैं, डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। देखो क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी होता है, ठीक है। के एफ कितना दे रखा है, उसने कहा 2 यूज करना है। मोलैलिटी निकाल लेते हैं, देखो मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय 46, ठीक है। और क्या हो गया, 500 ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000 कर देंगे हम, ये चीज आ जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या आएगा बेसिकली, अगर मैं देखूँ तो ये 23 आ गया बेसिकली, ये कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 34.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 23, कितना आ गया ये हमारा 9 और 69, ये आ गया 69, ठीक है। तो ये कितने पे कट गया, ये कट गया 3 पे, तो ये जो डेल्टा टीएफ आ गया हमारा वो कितना आ गया 3 पे आ गया। यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कितने में फ्रीजिंग पॉइंट का 3 का डिफरेंस किसमें आ रहा है, मैं अगर इस ग्राफ में देखूं तो यहाँ 271 माइनस 273, ये तो 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 270 से 273 ले रहा हूँ, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 का अगर डिफरेंस है, ठीक है, 3 का अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा, फिर सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमारा ग्राफ कौन सा सही हो जाएगा, सी ग्राफ सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे ना 270 आएगा, तुम बुक में सही कर लेना, यहाँ पे ना 271 लिखा हुआ है, दोनों ग्राफ सेम बना रखे हैं बी और सी में, ठीक है। ये चीज हो गई। हाँ चलो देखो, कैलकुलेशन में ये बता रहा था कि डेल्टा टी एफ जो है वो के एफ इंटू एम होता है, ठीक है, के एफ इंटू एम होता है। के एफ कितना दे रखा है, उसने कहा है कि मोलर एलिवेशन जो बॉइलिंग डिप्रेशन कांस्टेंट है वो कितना यूज करना है, 2 यूज करना है, ठीक है। मास ऑफ द सल्यूट दे रखा है 34.5 ग्राम डिवाइड बाय 46 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स आ गए सल्यूट के। मोलैलिटी निकालनी है ना, तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी,
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये चीज रहती है हमारी, ठीक है, ये चीज रहती है हमारी। चलो देखो, तो वही मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिया हमने, ठीक है, और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। तो जब हमने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करी तो डेल्टा टीएफ कितना आया, 3 आया हमारा यहाँ पे। बस ये देख लो, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे कितने का चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है। तो 3 का चेंज यहाँ देखो, यहाँ 273 से 271 2 का चेंज हो रहा है, यहाँ 273 से 273 का चेंज हो रहा है। तो कौन सा सही हो गया ग्राफ, सी ऑप्शन सही हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी अच्छा था, सोचो एडवांस का क्वेश्चन था, लगता है मुश्किल है लेकिन बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा सोचना था बस इसमें, ठीक है, ये चीज है। तो चलो हमारे यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट भी अब खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अपनी, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना है, एक चलो देखो, अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस हम समझते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, पहले कुछ फिनोमिना के बारे में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे सब पे चलेंगे हम। देखो, तुमने फिनोमिना पढ़े होंगे कि जैसे कोई भी अगर मान लो फूल वगैरह मुरझा जाते हैं या प्लांट वगैरह मुरझा जाते हैं, तुम उसको क्या करो, जैसे फूल वगैरह की बात करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं अगर वो मुरझा जाते हैं तो तुम उसको क्या करो, पानी में रख दो, वो फिर से खिल उठते हैं, मतलब कि फ्रेश हो जाते हैं बेसिकली। ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कहीं ना कहीं तुमने, ठीक है, कि अगर हमारे क्या है फ्लावर्स वगैरह जो विल्टेड फ्लावर्स होते हैं, जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, अगर उनको हम क्या करें पानी में रख दें, ठीक है, तो वो क्या है फिर से क्या है फ्रेशन अप हो जाते हैं, मतलब बेसिकली, ठीक है, वो फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल, वो मुरझाए नहीं रहते, ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज तुमने ऑब्जर्व की होगी, अगर हम बात करें, जैसे तुमने गाजर देखी होगी, ठीक है, ठीक है, एक गाजर होती है, गाजर कैसी होती है, बिल्कुल क्या है स्टिफ होती है, मतलब हार्ड सी होती है, वो क्या है अगर उसको मोड़ने लगो तो वो टूट ही जाती है ना। और एक गाजर तुमने कभी कभी देखी होगी कि ऐसी होती है जो फ्लेक्सिबल सी होती है, मतलब कि जो क्या है फ्लेक्सिबल सी होती है, वो क्या है मुड़ जाती है, मतलब कभी कभी गाजर कुछ ऐसी आ जाती है कि जो थोड़ी सी मुड़ जाती है वैसे, ठीक है, वो चीज हो गई हमारी, ठीक है, वो हमारी होती है लिम्प कैरेट, ठीक है, वो चीज होती है। वो जो फ्लेक्सिबल होती है, क्यों फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि उसमें क्या है वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, उसको जब तुम क्या करोगे अगर वाटर में रख दोगे वो फिर से क्या है हार्ड हो जाती है, ठीक है, ये चीज रहती है। तुम अचार बनाते हो जैसे, ठीक है, तुम अचार बनाते हो जैसे, तुम अचार बनाते हुए क्या करते हो, जैसे वो जो आम होता है, जो कच्चा आम होता है उसको काटते हो, ठीक है, उसको क्या है फिर बहुत सारे मतलब कि ऐसा क्या कर देते हो, उसके ऊपर नमक वगैरह गिर देते हो, उसको ब्राइन सोल्यूशन में रख देते हो, सोल्ट के सोल्यूशन में रख देते हो उसको, और फिर तुम देखते हो कि वो क्या है बिल्कुल सिकुड़ से जाते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल क्या है सिकुड़ से जाते हैं, मतलब हार्ड टाइप चीज सी हो जाती है वो, ठीक है। तो इन सब में ना एक चीज कॉमन हो रही है, जो भी ये फिनोमिना हो रहे हैं ना, इसमें तुम देखो क्या हो रहा है, पानी का कुछ लेना देना हो रहा है। जैसे फूलों को हमने पानी में रखा, वो फ्रेशन अप हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं कैरेट को हमने रखा, ठीक है, उसमें पानी में वो सही हो गई, ठीक है, हमने क्या है उसमें यूज किया, जब हमने कच्चे आम वगैरह में हमने क्या है ब्राइन सोल्यूशन डाला, यानी पानी का मतलब NaCl का सोल्यूशन डाला पानी के अंदर, वो रख दिया हमने, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है पानी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो पानी का क्या लेना देना है, पानी की वजह से ही ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, पानी की वजह से क्या हो रहा है, पानी जैसे अभी हमने क्या बोला, मुरझाए हुए फूलों में क्या है पानी का ट्रांसफर हो रहा है, पानी क्या है जाके अंदर जा रहा है, गाजर के अंदर क्या हो रहा है पानी अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जबकि उल्ट उसके केस में क्या हो रहा है, जब अचार के केस में क्या हो रहा है पानी बाहर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या है पानी का ट्रांसफर का हो रहा है, किसी में वो पानी ऐड हो रहा है, किसी में वो क्या है रिमूव हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्यों होता है बेसिकली, ये क्यों होता है ये भी देखेंगे हम, ये कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे। चलो देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। तो देखो, अगर मैं इन चीजों की बात करूं, जैसे मैं फ्लावर की बात करूं, कैरेट की बात करूं, ठीक है, जो आम है उसकी बात करूं, तो उनमें क्या है एक मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है चीजें, ठीक है, और वो मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी रहती है हमारी, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी रहती है, ये वो मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है अपने अक्रॉस क्या करती है वाटर को या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या करती है हेल्प करती है ट्रांसफर करने में, मतलब कि अलो करती है मूवमेंट करने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन,
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होगी, जो अलाउ करे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब कि सेमी क्यों बोला, एक परमिएबल होते हैं, परमिएबल क्या करते हैं, सब कुछ अलाउ कर देती है, सॉल्वेंट को, सल्यूट को, जो भी पार्टिकल है सबको अलाउ कर देती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या रहता है, वो सिर्फ छोटे जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं, उनको अलाउ करती है। ठीक है, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या है, अलाउ नहीं करती। यानी ये मेम्ब्रेन के अंदर फोर्स का जो साइज होता है वो इसके अकॉर्डिंग होता है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ कर सके, और जो बड़े पार्टिकल्स है उनको अलाउ नहीं करती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी भी हो सकती है, ये क्या है, अगर हम देखें तो एनिमल या फिर प्लांट ओरिजिन भी हो सकती है, एनिमल और प्लांट ओरिजिन भी हो सकती है, और ये क्या है, सिंथेटिक भी हो सकती है। ठीक है, ये सिंथेटिक भी हो सकती है। एनिमल प्लांट ओरिजिन की बात करूं तो कैसे, जैसे कि हमारी जो स्किन के नीचे की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो कैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो हमारी, अब ये बताओ, हमारी बॉडी से स्वेट बाहर आता है, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, उसको कौन, उसके वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू वो क्या है, स्वेट बाहर आ रहा है हमारा। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब तो एनिमल्स क्या है, ये बेसिकली प्लांट ओरिजिन भी हो सकती है। ठीक है, प्लांट ओरिजिन भी हो सकती है, एनिमल ओरिजिन भी हो सकती है, कि एनिमल की तो जैसे हमने बात कर ली, हमारी बात हो गई, या फिर जो पिग वगैरह होते हैं, जो मेन यूज होते हैं वो पिग की ब्लैडर की होती है, पिग ब्लैडर की होती है। जो पिग ब्लैडर की मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये चीज रहती है। तो और सिंथेटिक भी हो सकती है। तुमने शायद वो सुना होगा, सेलोफेन सुना होगा, या पार्चमेंट पेपर सुना होगा। सेलोफेन और पार्चमेंट पेपर, ये भी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, पार्चमेंट पेपर। ठीक है, सेलोफेन और पार्चमेंट पेपर। ठीक है, सेलोफेन तो वो होता है, तुमने बुके वगैरह देखा होगा ना, जो बुके वगैरह में पॉलिथीन लगाती है वो। ठीक है, बुके, जो बुके बनाते हैं, फ्लावर्स का बुके वगैरह बनाते हैं, उसमें जो पॉलिथीन लगता है वो क्या होता है, सेलोफेन होता है बेसिकली। ठीक है, पार्चमेंट पेपर कौन सा होता है, जैसे तुम वो रोल वगैरह खाते हो ना, जैसे कि तुम खा रहे हो, पनीर रोल खा रहे हो, आलू टिक्का रोल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, वो रोल पे जो पेपर नहीं लगाते हैं बाहर, वो क्या है, पार्चमेंट पेपर होता है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब वो भी क्या है, एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है, मतलब कि वो भी क्या है, अपने अराउंड क्या है, सॉल्वेंट को जाने देती है, ना कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो सिर्फ क्या करे, अलाउ करे मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स बट नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये चीज होती है। और जो हमने चीजें फिनोमिना पढ़े थे ना, कि गाजर के अंदर क्या हो रहा है, पानी जा रहा है, फ्लावर के अंदर पानी जा रहा है, तो इन सब के ऊपर क्या है, ये मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, जो पानी को क्या है, अलाउ करती है अंदर जाने के लिए। ठीक है, अब पानी अंदर क्यों गया, पहली चीज तो ये समझ में आ गई कैसे गया, कि मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन अलाउ करते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स होते हैं, वो पोर्स के थ्रू क्या है, पानी जाता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, वो गया क्यों, वो गया इसलिए क्योंकि जब हमने उसको पानी में रखा ना, तो बाहर जो था, फ्लावर के बाहर का जो एनवायरनमेंट था, उसमें पानी बहुत ज्यादा था, लेकिन फ्लावर के अगर इंटरनल पानी, इंटरनल उसमें देखूं तो पानी बहुत कम था। तो यानी क्या हुआ, कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से, कि कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की बाहर ज्यादा थी, अंदर कम थी, कंसंट्रेशन डिफरेंस को कम करने के लिए वो क्या है, पानी गया था। जैसे हम बोलते हैं ना, हीट क्यों फ्लो करती है, एक ठंडी बॉडी के पास गर्म वाली बॉडी, मतलब गर्म बॉडी है और ठंडी बॉडी है, तो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हीट क्यों जाती है, क्योंकि हीट का डिफरेंस कम करना होता है, हीट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो डिफरेंस को कम करने के लिए क्या है, हीट का फ्लो होता है हमारा। ऐसे ही सेम क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर पानी बहुत ज्यादा है और अंदर पानी क्या है, कम है, तो वो क्या हो रहा है, पानी क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जा रहा है। ठीक है, वो कंसंट्रेशन डिफरेंस को कम करने के लिए, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑस्मोसिस बोलते हैं। वही प्रोसेस हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस हमारा क्या हो गया, बेसिकली इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस, अक्रॉस किसके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ड्यू टू, चलो ड्यू टू तो लिख देते हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन डाइल्यूट के कंसंट्रेटेड। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन डाइल्यूट के कंसंट्रेटेड।
सोल्यूशन कैसा? डाइल्यूट। जब सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं ना डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ, और लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? सोल्यूशन कैसा? कंसेंट्रेटेड। तो मतलब क्या हो गया? कहां से कहां मूवमेंट हो रही है? डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना। देखो, अगर तुम सोल्यूशन की टर्म में बात कर रहे हो, तो तुम अगर मान लो सिर्फ सॉल्वेंट की टर्म में बात कर रहे हो, तो तुम लिखोगे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट टू द लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन उसी को तुम अगर इनडायरेक्टली सोल्यूशन की टर्म में देखना शुरू कर दो, सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसेंट्रेटेड की तरफ जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है और कंसेंट्रेटेड में कम पानी होता है, इसलिए वो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि कंसेंट्रेटेड क्या, कंसेंट्रेशन वाला वर्ड कैसे लगाना है। तो दिमाग में रखना, अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट भी यही होगा, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन अगर सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो कैसे होगा? मतलब कि डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, ये चीज रहेगी। तो ये हमारा प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखो हमारे, हम लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑस्मोसिस प्रोसेस लगा के देखते कैसा रहता है। देखो, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी बेसिकली। देखो, ये मैंने क्या किया, दो कंटेनर ले लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, दो कंटेनर ले लिया और इनको बंद कर दिया, ठीक है, पिस्टन से बंद कर दिया मैंने। ये चीज हो गई। यहाँ मैंने क्या रखा? अपना सॉल्यूशन रखा। यहाँ मैंने क्या रखा? अपना सॉल्यूशन रखा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कर दिया? अपना सॉल्वेंट रख दिया बेसिकली, ठीक है, सॉल्वेंट रख दिया। और बीच में मैंने क्या लगा दी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब क्या होगा? अब ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन है यहाँ पे क्या होगा? लेस सॉल्वेंट होगा, ठीक है, लेस सॉल्वेंट होगा। और यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड में अगर देखो, यानी ए कंटेनर में देखो, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे तो प्योर सॉल्वेंट है, जितना भी होगा सॉल्वेंट होगा। लेकिन बी कंटेनर में क्या है? बी में क्या है? सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट के साथ साथ सल्यूट भी होगा। तो और ऑब्वियस ही बात है, अगर सल्यूट होगा तो सॉल्वेंट को थोड़ा कम तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सॉल्वेंट को थोड़ा कम होना ही पड़ेगा, सॉल्वेंट कम है। तो होगा क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस अगर मैं देखूंगा तो सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा? सॉल्वेंट साइड से वो कहां जाएगा? सोल्यूशन की साइड में जाएगा, ठीक है, वो सोल्यूशन की साइड में जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? हमारा ऑस्मोसिस कहला देगा। मतलब कि अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो क्या होगा? सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा? सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड वो मूव करेगा, ठीक है, वो सोल्यूशन साइड मूव करेगा, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा प्रोसेस ऑस्मोसिस का, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? इनके पिस्टन के ऊपर क्या प्रेशर लग रहा है? सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इनके पिस्टन के ऊपर क्या है? सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ, देखो, अगर मुझे ये फ्लो रोकना है, अगर मैं चाहता हूं कि ऑस्मोसिस ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सोल्यूशन साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? ठीक है, अगर मैं मान लो सोल्यूशन साइड प्रेशर लगा दूं, तो क्या सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? सॉल्वेंट का फ्लो क्या होगा? रुक जाएगा। सॉल्वेंट जो पीछे से आ रहा था अब वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ इधर प्रेशर ज्यादा लगा दिया, उसको जगह ही नहीं दे रहा आने की, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये चीज समझ में आई कि मैं प्रेशर अप्लाई करके क्या कर सकता हूँ? ऑस्मोसिस को रोक सकता हूँ, ठीक है। मैं प्रेशर अप्लाई करके, वो भी किस साइड प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा? सोल्यूशन की साइड में, ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट की साइड में करो। सॉल्वेंट की साइड में करोगे तो ऑस्मोसिस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? अगर मैं सोल्यूशन की साइड क्या करूं? प्रेशर लगा दूं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको रोक सकता हूं, ठीक है, ऑस्मोसिस को रोक सकता हूं। तो बस यही हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। मतलब कितना मिनिमम प्रेशर हमें चाहिए? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट stop the flow of solvent molecule, जो जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकने के लिए मिनिमम प्रेशर कितना चाहिए? सिर्फ वो रुक जाए, बस सिर्फ रुक जाए, ठीक है, वो रुक जाए। कितना प्रेशर चाहिए? वही क्या होता है? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। वही हमारा क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, तुम खुद सोचो, मुझे ये बताओ। अब हम अगर ये बात करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन, मतलब कि किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट के ऊपर,
वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, कॉलिगेटिव, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। देखते कैसे, क्योंकि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किस पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट कितना है। क्योंकि देखो क्या होगा, सोल्यूट ज्यादा, ध्यान से सुनना, सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, सॉल्वेंट ज्यादा आएगा उधर से। अगर सॉल्वेंट ज्यादा आ रहा है उसको रोकने के लिए तुम्हें प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो सोल्यूट ज्यादा यानी सॉल्वेंट कम, सॉल्वेंट कम है तो सॉल्वेंट साइड से ज्यादा सॉल्वेंट आएगा। अगर वहां से ज्यादा सॉल्वेंट आ रहा है तो ऊपर से प्रेशर भी क्या है, ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो सोल्यूट ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अगर सोल्यूट कम होता तो कम सॉल्वेंट आता, कम सॉल्वेंट आता तो कम प्रेशर लगाना पड़ता। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, सोल्यूट ज्यादा है तो मतलब हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है, सोल्यूट कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ये हमारा। तो इसलिए ये हमारी क्या होगी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को किसने स्टडी किया था, वान टॉफ ने स्टडी किया था इसको। ठीक है, वान टॉफ ने स्टडी किया था इसको, और उसने क्या देखा था, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा था कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। और जब हमने इसको रिलेट किया तो क्या आ गया, पाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सीटी के। ठीक है, और पाई किसके इक्वल आ गया, हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, उसकी जगह जो कांस्टेंट लग के आता है वो क्या आता है, आर आता है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। तो ये आर क्या हो गया, बेसिकली ये क्या हो गया, हमारा गैस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, आरसीटी हो गया हमारा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब तुम देखो, अगर मैं इसको लिखूं, ये हमारा क्या आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का वो आ गया, फॉर्मूला आ गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो पाई को क्या लिख सकता हूं मैं, सी क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर, वो होगा कंसंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये एनआरटी आ गया। तो देखो पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी आ गया। ये तुम देखो, ये क्या आइडियल गैस इक्वेशन से नहीं मिल रहा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। यहाँ पे भी ये प्रेशर ही है, बस ये है कि लिक्विड का प्रेशर देख रहे हैं। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनआरटी। तो ये क्या है, बेसिकली क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन से मिलता जुलता है यहाँ पे। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन का ही एनालॉगी है बस। आइडियल गैस इक्वेशन गैसेस की बात कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन लगा रहे हैं ये वान टॉफ इक्वेशन होती है ये हमारी। ठीक है, ये वान टॉफ इक्वेशन होती है। ठीक है, ये जो इक्वेशन लगा रहे हैं हम किसके लिए लगा रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं इसमें हम। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। वही है, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो तो। ठीक है, ये चीज है। चलो अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गए, यहां तक क्लियर है सबको? एक मिनट रुको, हाँ यहाँ तक क्लियर है सबको, ये बताओ पहले। सर एक बार वैन ऑफ वाला दोबारा बता सर दो। एक बार ये रिपीट, सर एक बार ये रिपीट कर दो कि किधर प्रेशर लगा। हाँ देखो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ सोल्यूशन है मेरा, इस साइड सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट मेरा इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है, तो मुझे रोकने के लिए प्रेशर कहाँ लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा या राइट साइड लगाना पड़ेगा, राइट साइड में लगाना पड़ेगा ना, सोल्यूशन की साइड। सोल्यूशन की तरफ। मैं सोल्यूशन की साइड प्रेशर लगाऊंगा ताकि वो क्या है मेरा, बेसिकली क्या हो जाए, मतलब कि सॉल्वेंट वहां से जो आ रहा है वो रुक जाए। ठीक है, ये चीज हो गई। यस। और क्या नहीं समझ में आया बोलो। बता दो ना, तो ये हमारे फॉर्मूला सर वैन ऑफ वाला बता दो सर। रुक जाओ तुम, एक टाइम पे एक ही बोलो। सर वैन ऑफ दोबारा बता दो एक बार, बेंट ऑफ इक्वेशन क्या है, देखो बेंट ऑफ इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या चीज है यहाँ पे। हमने क्या बोला कि पाई जो है बेसिकली वो क्या है, सीआरटी के आता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली निकल के आया है कि पाई जो है सीआरटी के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है मेरा, ठीक है, सॉरी हाँ, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सीआरटी के इक्वल है। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने वही लिखा है नेक्स्ट स्टेप में। मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं, ठीक है, उसको क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड किया है। ठीक है, और फिर मैं वॉल्यूम को लेफ्ट साइड में ले गया, पाई से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो वो क्या आ गया मेरा, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये वान टॉफ इक्वेशन होती है।
यस सर। क्या सर बोला? फिर तो हमें से ये मतलब ये इक्वेट होगी तो इससे पाई पता चल गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर और वो भी वॉल्यूम। अरे माटे बंद कर ले माइक। तुम्हें सही में म्यूट उधर करने में माइक कोई फायदा नहीं होता, मतलब अनम्यूट करने का, तुम इतना शोर कर देते हो। पता नहीं बताओ। क्या करते रहते हैं सर ये। हाँ चलो बोलो क्या कह रहे मतलब सर पाई सी के कैसे वो प्रोपोर्शनल है वो भी एक बार समझिए। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन कैसे प्रोपोर्शनल हुआ? देखो मैंने क्या कहा कि सोल्यूशन साइड में ध्यान से सुनना, सल्यूट ज्यादा है। सोल्यूशन साइड में सुनना, सल्यूट ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्वेंट कम होगा। इसका मतलब क्या होगा? सॉल्वेंट कम होगा उसमें। अगर सॉल्वेंट कम है तो सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट ज्यादा आएगा उसकी तरफ या नहीं आएगा? उसकी तरफ ज्यादा आएगा। अब जब ज्यादा आएगा तो तुम्हें प्रेशर भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, कि ताकि सॉल्वेंट ना आ सके। तो मतलब क्या हुआ? सल्यूट ज्यादा था इसलिए तुम्हें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ा। अब सल्यूट कम है, सल्यूट कम है तो सॉल्वेंट दूसरी साइड से कम ही आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा ना इस साइड, तो सॉल्वेंट उधर से कम आएगा तो उधर प्रेशर भी कम लगाना पड़ेगा तुमको। तो मतलब क्या हो गया? सल्यूट की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सोल्यूशन की, यानी अमाउंट ऑफ सल्यूट ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा ये हमारा। ठीक है, क्लियर है सर। हाँ चलो अब देखते हैं। चलो अब हम एक बार देख लेते हैं इसको क्या होगा। एक मिनट रुको। हाँ चलो देखो, तो ये हमारी क्या होगी? वांट ऑफ इक्वेशन होगी। अब मैं क्या बोल रहा था? मैं ये देख रहा था कि इसमें हाँ इसकी एडवांटेजेस क्या रहती हैं बेसिकली, इसकी एडवांटेजेस क्या रहती हैं अगर हम बात करें तो। हाँ चलो एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमारा वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? मतलब उसमें हम मॉलिक्यूलर मासेस तो निकालते ही हैं, लेकिन ये किसके मॉलिक्यूलर मासेस निकालने के काम आता है? ये जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे प्रोटीन्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, ठीक है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उनकी मॉलिक्यूलर मासेस निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये उनकी मॉलिक्यूलर मासेस निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। देखते हैं चलो, ठीक है, अभी पता चलेगा कैसे हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है सब। हाँ तो देखो एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हम एडवांटेजेस देख रहे हैं अभी इसकी। ठीक है, तो एडवांटेजेस में बात करता हूँ। देखो मैं सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है किसकी काम आता है? ये मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड करने के काम आता है। किसके? मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक की प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, पॉलीमर्स हो गए, इनकी बात कर रहे हैं हम। प्रोटीन पॉलीमर्स हो गए, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी समझ भी आ जाएगा क्यों। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? इसका अगर एडवांटेज देखो तो इसमें जो है, जो मेजरमेंट्स होती है ना, वो मेजरमेंट जो रहती है, जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट रहती है, वो क्या है? अराउंड रूम टेम्परेचर होती है, अराउंड रूम टेम्परेचर होती है। ठीक है, ये चीज होती है। और हम यहाँ क्या करते हैं? मोलैरिटी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। ये दोनों इसके एडवांटेजेस होते हैं, बताऊंगा कैसे, एक बार लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। मोलैलिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, ये चीज होती है। थर्ड इसकी जो एडवांटेज रहती है बेसिकली अगर हम बात करें, तो इसकी जो वैल्यूज होती है ना, वैल्यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी रहती है, ठीक है, वो क्या है? हाई होती है, इज हाई इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज होती है। चलो अब देखते हैं कि एडवांटेज देखते हैं। देखो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स को निकालने का काम आता है। क्यों आती है ये बताते हैं। देखो अगर मान लो जैसे तुमने पढ़ा होगा कि जैसे प्रोटीन्स या पॉलीमर्स होते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनका अगर हम टेम्परेचर वगैरह चेंज करते हैं तो इनके स्ट्रक्चर वगैरह पे इफेक्ट होती हैं चीजें। ठीक है, अगर हम इनका स्ट्रक्चर वो बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम इनका वो बढ़ा दें, हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर कम कर दें, तो इनके स्ट्रक्चर में इफेक्ट पड़ता है। जैसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, ये चीज होती है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे यही बेनिफिट रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि ऑस्मोटिक प्रेशर में जो वो होती है, जो मेजर किया जाता है, वो अराउंड रूम टेम्परेचर किया जाता है। यानी रूम टेम्परेचर के अराउंड पे मेजरमेंट की जाती है। बॉइलिंग पॉइंट की तरह ये नहीं होता कि हमें उसको बॉयल करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट की तरह ये नहीं होता कि हमें उसको फ्रीज करना पड़ता है, लो टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है। ये क्या है? रूम टेम्परेचर के अराउंड मेजरमेंट हो जाती है इसकी। तो इसी वजह से क्या होता है, ये क्या है हमारा बहुत हेल्पफुल होता है।
ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे मेजरमेंट करनी है तो हमें क्या है, टेम्परेचर को ना तो हाई करना पड़ेगा ना लो करना पड़ेगा, जैसे कि हमें बॉइलिंग और फ्रीजिंग में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए पहली बात तो ये होगी कि रूम टेम्परेचर पे हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है इसको मेजर करना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए भी बेनिफिट होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम उनको हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका स्ट्रक्चर में क्या है, दिक्कत आएगी, स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे तुमने पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन्स वगैरह के जो रहते हैं हाई टेम्परेचर वगैरह पे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये सब, तो उनके क्या है, वो चीज भी नहीं होती ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में। दूसरा बेनिफिट क्या हो गया। तीसरा क्या कह रहे हैं हम, मोलैरिटी यूज कर रहे हैं हम, मोलैरिटी की स्टेट हमने बाकी बॉइलिंग और उसमें क्या किया, फ्रीजिंग में मोलैरिटी का यूज किया, यहाँ हम किसका कर रहे हैं, मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी इजी रहेगा हमारे लिए, क्यों? क्योंकि मोलैरिटी में क्या है, हमें लिक्विड के वॉल्यूम की बात करते हैं, सॉल्यूशन की। एक सॉल्यूशन का मास निकालना, एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन का मास निकालना। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तीसरी चीज क्या है कि अगर हम बाकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं ना, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो उनकी जो वैल्यूज होती है ना वो बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। मतलब कि अगर तुम क्वेश्चंस भी देखोगे ना, तुम देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 0.00 का डिफरेंस, मतलब 0.052 का डिफरेंस रह रहा है, ऐसे बहुत कम डिफरेंस रहता है मतलब। ठीक है, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू बहुत कम होती है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू बहुत कम होती है, तो ये चीज रहती है। बट लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर केस में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज आती है। मतलब अगर तुम डाइल्यूट सोल्यूशन भी ले रहे हो ना, कंसंट्रेशन बहुत कम भी ले रहे हो सोल्यूशन की, तब भी क्या है, बहुत ज्यादा ऐसी वैल्यूज मिल जाती है आराम से कि तुम उसको क्या है, मेजर कर सकते हो। तो ये बेनिफिट इसका रहता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये हमारा एडवांटेजेस हो गए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हम क्या है, सॉल्यूशंस को कैटेगराइज करते हैं कैसे। ये क्यू तो नहीं लिख दिया मैंने पहले भी, ये ऑस्मोसिस है। ठीक है, ये समझ जाना, ये क्यू बन रहा है मेरा। हाँ, ये ऑस्मोसिस है। ठीक है, हाँ चलो। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, कि मैंने क्या किया कि हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर रहे हैं, देखो। ठीक है, चलो समझाता हूँ कैसे। देखो, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, हमने ऑस्मोसिस की बात की कि पानी पहले ट्रेवल करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं कैसे अफेक्ट करता है उसको, उससे हम समझेंगे कौन से 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, चलो देखो, हमारे ब्लड जो सेल्स होते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन रहती है आयंस की, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है, वो कंसंट्रेशन किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है, जो 0.9% NaCl सॉल्यूशन ले लो, मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज, वो उसके कप वो होती है। मतलब हमारे जो ब्लड की सेल्स की कंसंट्रेशन होती है ना, वो इसकी कोरस्पॉन्डिंग होती है, मतलब इसके इक्विवेलेंट होती है। कि जैसे तुमने मान लो वहां पे क्या ले रखा है, 0.9% NaCl ले रखा है मास बाय वॉल्यूम, तो वो इससे मैच करती है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये 0.9% क्या है, मतलब ये NaCl सोल्यूशन डाला हुआ है मैंने। ठीक है, NaCl सोल्यूशन डाला हुआ है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लड सेल को लेके आता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, 0.9% NaCl की सोल्यूशन जितना सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जिसकी कंसंट्रेशन सेम है। अब देखो, जो बाहर मैंने NaCl रखा है, अगर मान लो मैं ये 0.9% NaCl सोल्यूशन रख दूं, ठीक है, मुझे ये बताओ, 0.9% NaCl सोल्यूशन रख दूं, तो ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड सेल के अंदर भी 0.9% कंसंट्रेशन है, और बाहर जो मैंने यहाँ रख रखी है वो भी क्या है, 0.9% NaCl कंसंट्रेशन है। तो मुझे ये बताओ, क्या वाटर कहीं फ्लो करेगा, मतलब अंदर की तरफ फ्लो करेगा या बाहर की तरफ फ्लो करेगा कहीं पे? नहीं सर, वो नहीं नहीं सर। करेगा, क्योंकि हाँ वो नहीं करेगा, क्यों? अंदर भी ब्लड के सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन वही है, बाहर भी कंसंट्रेशन वही है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंसंट्रेशन अगर सेम है तो यहाँ पे क्या है, नो ऑस्मोसिस, यहाँ पे क्या है, ऑस्मोसिस नहीं होएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 0.9 जो है ये assumption है या? नहीं नहीं, एक्चुअल में है, ये assumption नहीं है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पे हमारा क्या सर है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ आ रही है आ सर। रही है, आ रही है। आ रही है सर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सर ये हाँ ठीक है, चलो बस ठीक है, एक मिनट बोल बाकी है। हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम क्या बोल रहे थे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसको, जिसके अंदर अगर हम किसी चीज को रख दें, ठीक है, तो वहां पे क्या है, कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है।
तो देखो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और जो बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेम होगा? यस क्या सर। मैं बोल सकता हूँ? क्यों? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो दोनों की कंसंट्रेशन अगर सेम है, टेम्परेचर तो सेम रखा है दोनों का साथ में हमने, ठीक है, तो दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो गई, ठीक है। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से हो गए हमारे? दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक तब कहलाते हैं जब उनका क्या हो? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ठीक है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो मतलब क्या हो उनकी, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन हो, और सेम कंसंट्रेशन होने के साथ साथ वो क्या करेंगे, उनमें क्या है फिर नो ऑस्मोसिस, ये चीज रहती है। और ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि तुम किसी अकेले को आइसोटोनिक बोल रहे हो, ये हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। अब मान लो मैं अकेला 0.9% NaCl बोल दूं कि हाँ भी ये आइसोटोनिक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? जब उसके सामने कोई चीज रखे जिसके साथ वो ऑस्मोसिस नहीं कर रहा है, तभी उसको आइसोटोनिक बोल रहे हो ना, कि वो दोनों आइसोटोनिक है आपस में, ऐसी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रिलेटिव टर्म होती है, ठीक है। अभी मान लो ये 0.9% सोल्यूशन है, तुमने यहाँ 0.9% रख दिया तो ये आइसोटोनिक कहलाया। अगर यहाँ भी 0.9% से कम रख देते तो क्या होता? फिर ये आइसोटोनिक नहीं कहलाता। तो ये अकेला कुछ भी नहीं है, ये अकेला कुछ भी नहीं है। इसको आइसोटोनिक, अभी जो दो पढ़ेंगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, तभी बोला जब ये किसी के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो चलो हमें आइसोटोनिक सोल्यूशन में पता चल गया कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो सॉल्यूशंस जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, और जिनका क्या है सेम कंसंट्रेशन होती है, और उनमें क्या है नो ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस नहीं होता। अच्छा, आवाज की दिक्कत सिर्फ नवदीप को हो रही है या बाकियों को भी हो रही है? नवदीप को सर। नवदीप को सर। आ रही है सर आवाज। हाँ हाँ नवदीप, लोकल मोबाइल ले रखा है सर, खत्म। बस ये बकवास करने की जरूरत है, लोकल मोबाइल ले रखा है, ये करने की जरूरत है तुमको? तुम अगर तुम्हें कुछ वॉइस वगैरह की आ रही है तो तुम मुझे मतलब उसमें लिख के भेज देना चैट पे, तुम म्यूट मत अनम्यूट मत किया करो अपने आप को। तुम बोलते हो 4 लोग और बोल पड़ते हैं साथ में पीछे से, ठीक है, ये चीज है। चलो ये चीज हो गई, आइसोटोनिक की बात हो गई हमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लो अगर मैं इसी कंटेनर में क्या करूं, फिर से NaCl सॉल्यूशन ले लूं और उसमें ब्लड सेल रख दूं जिसकी 0.9% NaCl कंसंट्रेशन है, ठीक है। उसमें मैंने क्या रख दिया, NaCl सॉल्यूशन को उसके मतलब Na सॉल्यूशन के अंदर रख दिया उस ब्लड सेल को। अब NaCl की कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी, अब NaCl की कंसंट्रेशन क्या कर दी मैंने, बेसिकली 0.9% से कम ले ली, 0.9% NaCl से कम ले ली। मतलब बाहर जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% से कम है, अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% से ज्यादा, मतलब 0.9% है। तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, अंदर या बाहर? तो अंदर सर, बाहर अंदर ज्यादा ज्यादा है हो तो गई, अंदर ज्यादा हो गई कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब अंदर सॉल्वेंट कम हो गया। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जाएगा। हाइपोटोनिक हाँ, तो ये जो सोल्यूशन बना, जो ये अब ये 0.9% NaCl का सोल्यूशन लिया मैंने, ये क्या हो गया, बेसिकली क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है हमारा, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया उसके रिस्पेक्ट में। ये ब्लड सेल के रिस्पेक्ट सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैसा हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। अब मैं यही करता, अब मैं अगर यही करता कि देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से 0.9% मैंने NaCl ब्लड सेल में रख दिया, ठीक है, ब्लड सेल रख दिया और इसको फिर NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने NaCl की कंसंट्रेशन क्या रखी, 0.9% से ज्यादा रख दी। मैंने क्या किया, 0.9% से ज्यादा रख दी, ठीक है। मैंने क्या किया, 0.9% NaCl से ज्यादा रख दिया इसको। अब क्या होगा, अब बाहर कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, अंदर क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो कहां से कहां जाएगा, अंदर से पानी अब क्या होगा, बाहर जाएगा। अंदर से पानी क्या होगा, बाहर जाएगा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये चीज रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, ये हाइपरटोनिक हो गया विद रिस्पेक्ट टू जो ब्लड सेल का सॉल्यूशन था उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब तुमने एक चीज नोट करी, अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक ये अंदर का सोल्यूशन है, इसका प्रेशर पाई है, बाहर वाला सोल्यूशन है उसका प्रेशर पाई डैश है। अब मुझे ये बताओ किसका पाई और पाई डैश में से क्या रिलेशन रहेगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? हाइपोटोनिक की बात कर रहे हैं हम, हाइपोटोनिक के केस में
मतलब चैट में लिख के भेज दो कौन सा तुम्हें लग रहा है, पाई डैश या पाई वाला। चलो देखते हैं। देखो कंसंट्रेशन कहाँ कम है, कंसंट्रेशन बाहर कम है, बाहर कम है कंसंट्रेशन, तो बाहर क्या है, प्रेशर भी कम होगा। तो यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम होता है इनका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। अब मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ बाहर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं, तो उसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा मतलब। ठीक है, ये चीज रहेगी। ठीक है, ये चीज होगी। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अगर दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन का क्या है, अगर हम बात करें दोनों सोल्यूशन की, अगर हम बात करें दोनों का अगर प्रेशर सेम है तो वो क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब मान लो अगर एक सोल्यूशन, जैसे हम दो सोल्यूशन ले रहे हैं, उसमें से एक सोल्यूशन का क्या है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो यानी वो कैसे बिहेव करेगा, और इसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये हाइपोटोनिक बिहेव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा, हाइपरटोनिक बिहेव करेगा। यानी इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें क्या है, मतलब पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो ये पानी जा रहा है इसके अंदर से पानी जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बेसिकली ये क्या हो गया, यहाँ से पानी जा रहा है तो ये हाइपोटोनिक हो गया, यहाँ पानी जा रहा है अंदर तो ये क्या है, हाइपरटोनिक हो गया। तो हाइपर और हाइपो दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स होती है बेसिकली। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, फिर आगे चलते हैं, नहीं तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो लास्ट पॉइंट रिपीट करता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने ये चीज बोली कि देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या बात कर रहे हैं हम, देखो हम ये कह रहे हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन कम होती है तभी पानी उस पे आता है, तभी सॉल्वेंट उसकी तरफ आता है। अगर कंसंट्रेशन कम है तो क्या है, पाई क्या होगा, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, देखो पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये 0.9% अंदर सोल्यूशन है, बाहर कम है, तो पानी जा रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, पानी बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कंसंट्रेशन यहाँ कम है बाहर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई डैश है वो क्या है, कम होगा बाहर का एज कम्पेयर टू अंदर से। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या है, 0.9% से ज्यादा कंसंट्रेशन है इसमें 0.9% से ज्यादा है, तो इसका अगर मैं पाई डैश लूंगा और अंदर वाले का पाई लूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अंदर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, बाहर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ये चीज रहेगी। ठीक है, ये चीज है, ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कहानी थी। मतलब सीधा सीधा मोटा मोटा ये याद रखो, बस सब भूल जाओ, ये याद रखो आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहती है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि अगर हाइपरटोनिक है अगर हमारा, तो क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, हाइपोटोनिक है तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा। हाइपर यही चीज होती है ना कि जब ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं हम, तो मतलब हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा कंसंट्रेशन, और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, हाइपो क्या है, उसको अपोजिट हो जाएगा, कम कंसंट्रेशन तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चीज रहेगी, बस इतना ध्यान रखना तुम्हें। तो ये तीन तरह के सोल्यूशन हो गए हमारे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। चलो अब हम देखते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में फिनोमिना देखे थे कि वो ऑस्मोसिस वाले कैसे रह रहे, तो हमने सब देख लिया था। हुआ क्या था बेसिकली, अंदर पानी कम था, बाहर पानी ज्यादा था। जैसे हमने फ्लावर का एग्जांपल लिया था, तो अंदर पानी ज्यादा था, सॉरी कम था, बाहर ज्यादा था, तो पानी क्या हुआ, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो किया। ठीक है, ऐसे ही कैरेट के केस में हुआ। अच्छा ठीक है, अब देखो जो मैंने वो लिया था जी, जैसे हम अचार वगैरह बनाते हैं तो हम आम काट के उसमें बहुत सारा, मतलब कि उसको क्या करते हैं, पानी वाले नमक वाले पानी में रख देते हैं। उससे होता क्या है, जब बाहर क्या है, देखो आप बाहर क्या है, हमारा क्या है, नमक वाला पानी है, यानी उसमें सॉल्वेंट कम है, और जो आम के अंदर होगा वो क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो होता क्या है, आम के अंदर का जो वाटर होता है वो क्या है, बाहर फ्लो कर जाता है, तो जिसकी वजह से वो जो कच्चा आम हम काटते हैं ना, उसकी जो बाइट जो भी होती है वो क्या है, सिकुड़ सी जाती है, मतलब ठीक है, वो बोले कि सिकुड़ सी जाती है। ठीक है, तो वो चीज रहती है वहां पे, तो वही चीज होती है। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी हम क्या है, बहुत जगह ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, हमारे में क्या है, हाँ श्रिंक सी हो जाती है, श्रिवल हो जाती है बेसिकली वो। ठीक है, अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम क्या है, और जगह भी यूजफुल हो जाता है हमारे लिए। कैसे, जैसे देखो हम जैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जब भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आते हैं ना, हम क्या करते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, हम क्या है, मतलब कि जैसे आप सॉरी मीट वगैरह जो खाते हैं लोग, ठीक है, मीट वगैरह क्या करते हैं, वो उसके ऊपर क्या करते हैं, नमक वगैरह, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह है उनके ऊपर नमक वगैरह डाल देते हैं।
होता क्या है, नमक वगैरह से उनके ऊपर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो नमक जाके बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर गिरता है, ठीक है। बैक्टीरिया को क्या दिखता है, बाहर क्या है पानी कम है, ठीक है, अंदर उनके अंदर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है पानी ज्यादा है, बाहर उनके ऊपर नमक गिर गया ना तो उनको लगेगा कि पानी कम है, तो वो क्या करते हैं, फिर पानी को क्या करते हैं बाहर ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, ये चीज होती है। अब वो क्या है, उनके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो फिर वो क्या है डाई हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं वो फिर, ठीक है। यहाँ पे भी ऑस्मोसिस का यूज हो रहा है, ठीक है। एक तुमने देखा होगा कि कुछ लोगों का होता है कि सूजन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्वेलिंग वगैरह की, मतलब कईयों के पैर वगैरह सूज रखे होते हैं, ठीक है, कईयों की मतलब तुम ऐसे देखोगे तो टांगे वगैरह भी सूज रखी होती है कईयों की, नॉर्मल अगर हेल्दी बंदा भी उसके भी कभी कभी ऐसा होता है कि पैर वगैरह सूजे होते हैं। तो वहां पे भी क्या होता है, बेसिकली वहां पे एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडेमा कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडेमा। इसमें समझते हैं क्या होता है। देखो, जो भी लोग होते हैं ना जो ज्यादा सोल्टी फूड खाते हैं, ठीक है, या जो ज्यादा सोल्टी फूड वगैरह खाते हैं, उनका क्या रहता है ना, अब उनके जो वो सोल्टी फूड कहाँ जा रहा है, उनके सेल्स वगैरह में जा रहा है, मतलब ठीक है, सेल्स वगैरह में जा रहा है, ठीक है। तो वो सोल्टी फूड की वजह से क्या होता है ना, वो वाटर रिटेंशन बहुत हो जाता है उनके अंदर क्या है, वो बहुत वाटर रिटेंशन हो जाता है। कि मान लो जैसे देखो, ये दो सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा फूड जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा सोल्टी फूड जा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली सोल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, पानी कम होगा, तो सेल्स के थ्रू क्या है, पानी क्या है, मतलब बेसिकली यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर स्पेस में सेल जो वाटर है वो रिटेन रहता है, मतलब कि वो क्या है, वाटर रिटेंशन हो जाता है उनके अंदर। अब वाटर रिटेंशन होता है, वाटर ऐड होता रहेगा तो क्या होगा, वहां पे क्या है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है, ये चीज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑस्मोसिस बेसिकली देख रहे थे हम डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा है, बस इतना सा हमें देखना था, ठीक है। बाकी इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ऐसे थ्योरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कि हाँ ठीक है क्या करते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए बस थोड़े बहुत, ठीक है, ये चीज है। चलो देखो, अब हम बात करते हैं एक लास्ट फिनोमिना है ऑस्मोटिक प्रेशर में, कौन सा है, रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। चलो देखो, मैं तुम्हारी क्लास 12 बजे तक लूंगा, ठीक है, मतलब 12 से थोड़ी 5-10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 12 बजे से पहले छोड़ दूंगा, ठीक है तुमको। हाँ चलो देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस की देखते हैं। क्यों की क्या बात हुई भाई, क्यों की कोई बात नहीं है, मेरे को वो करवाना है, तुम्हारा टेस्ट भी है, लास्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक रह गए, वो खत्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, तुम जितेंद्र सर की भी तो क्लास तुमने 7 बजे ली थी सुबह, कल मैंने 7:30 क्लास ले ली, मुझे तुम कहने लग गए सर हम सोए थे, ये थे वो थे, आज सुबह भी तो गए थे तुम 7 बजे क्लास में। हाँ चलो देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या रहता है, चलो देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया कि ऑस्मोटिक, सुनो, ऑस्मोटिक की हमने क्या बोला कि हमने क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगाया, क्योंकि तब हम उसको क्या है रोक सके, तब हम सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल्स को रोक सके। अब मान लो मैं प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा दूं, मैंने क्या किया कि सॉल्वेंट इधर आ रहा था, मेरा सॉल्वेंट इधर जा रहा था, मैंने प्रेशर लगाया, ठीक है, मैंने प्रेशर अप्लाई किया, तो मैंने क्या है सिर्फ सॉल्वेंट को रोकने के लिए वो प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, कि सॉल्वेंट रुक जाए। अगर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो क्या होगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, बेचारा इधर से आना था पहले तो उसको रोक दिया, सॉल्वेंट क्या है इधर से ही मूव करना शुरू कर देगा, सोल्यूशन साइड से ही। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो जरा, ये जैसे था मेरे पास, ठीक है, ये मैंने जैसे प्रेशर अप्लाई किया था, ये मेरा सोल्यूशन है, यहाँ पे मैंने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, एसपीएम लगा रखी है, ये सोल्यूशन है और ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सोल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे ये चीज हुई कि मैंने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया कि मेरा सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, ये मूवमेंट रुक गई। अब मैं क्या करूं, मैं प्रेशर अप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, मैंने इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया कि सॉल्वेंट अब क्या होना शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन साइड से शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ऑस्मोसिस का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑस्मोसिस का उल्टा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं हम इसको, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी क्या है, मतलब सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड पे जाना चाह रहा है,
सॉल्वेंट सोल्यूशन की साइड पे जाना चाह रहा है, मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर जितना, तो वो रुक गया, वो नहीं आ रहा है। अब मैं ज्यादा अप्लाई कर दूं, अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अप्लाई कर दूं, तो होगा क्या, सोल्यूशन से पानी क्या है ट्रेवल करना शुरू कर देगा सॉल्वेंट साइड, सेमी परमिएबल के थ्रू। ठीक है, सेमी परमिएबल के थ्रू क्या होगा, सॉल्यूशन से अब सॉल्वेंट साइड मूव करना शुरू कर देगा। तो ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, और यही काम आता है किसमें, वाटर प्योरिफिकेशन में। जो ये घर में तुम्हारे वाटर प्योरीफायर लगे होते हैं ना, आरओ वगैरह जो तुम बोलते हो, उसमें क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल ही काम कर रहा होता है, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल ही काम करता है। ये क्या है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर भी काम आता है। ठीक है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे सोल्ट्स होते हैं, तो उनको क्या करना, मतलब कि प्योरीफाई करना उसमें से वाटर। तुम क्या करो, एक साइड अपना सेलाइन वाटर रख दो जिसमें बहुत सारे सोल्ट है, एक तरफ सॉल्वेंट रख दो। तुम क्या करो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दो उसके ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन साइड्स में सोल्ट तो जाएंगे नहीं, सॉल्वेंट क्या है इधर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, तो इधर हमें क्या है बेसिकली प्योर पानी मिल जाएगा बेसिकली। तो ये क्या हो गया, वाटर प्योरिफिकेशन में काम करता है ये चीज हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल जो है, ये हमारे घर में आरओ लगे होते हैं उसमें भी यही चीज चलती है। ठीक है, उसमें भी यही प्रिंसिपल लगता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिकली ऑस्मोसिस का केस। ठीक है, ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ लिया अब हमने। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो कर लेते हैं हम। ठीक है, वो कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अभी उसको छोड़ेंगे फिर कल करना पड़ेगा हमें वो, तो कल मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे डाउट्स वगैरह ले लूं मैं। ठीक है, तुम एक्सरसाइज करो, ठीक है, तुम क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो तुम्हारे डाउट्स वगैरह ले लूं, परसों टेस्ट भी है तुम्हारा। ठीक है, तो ये चीज है। आज तुम बताओ तुम्हें कल करना है या आज ही करना है, बोलो। वो एक टॉपिक रह गया, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ ये सही है, ये बच्चे अच्छे हैं, ये आपकी मर्जी। तो मेरी मर्जी यही है कि हाँ आज ही कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक रह गया और उसके वही इंपॉर्टेंट भी है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वही हमने जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यूज किया ना, अभी हमने किसके लिए किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए की है। अब बस वो एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट आएगा, बस उसको करके कल अच्छे से नहीं बेटा, आज ही अच्छे से करेंगे। हाँ आज ही अच्छे से करेंगे, हम टेंशन मत लो। हाँ सुनो, बस 10 मिनट की बात है, 10-15 मिनट की बात है, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम 10-15 मिनट सुन लो बस। ठीक है, हाँ वो खत्म हो जाएगा, टॉपिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे क्या है कि तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस कर पाओगे, फिर हम कल डिस्कस कर सकते हैं उसको, अगर हमारी कल क्लास होगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। चलो देखो हम क्या बोल रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अभी हम वो सल्यूट लेके चल रहे हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो डिसोशिएट नहीं करते हैं। अब हम उनकी बात करेंगे कि जो डिसोशिएट वगैरह कर जाते हैं जो, ठीक है, जो डिसोशिएट कर जाते हैं हमारे, क्योंकि जो हमारे सल्यूट जो है वो डिसोशिएट वगैरह कर जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है तो वो हमारा क्या हो गया बेसिकली, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस का। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मासेस का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखो जरा क्या कंसेप्ट होता है, देखते हैं। चलो हाँ, एबनॉर्मल मोलर मासेस का, ठीक है, देखते हैं क्या कंसेप्ट रहता है। देखो हमने क्या बोला कि अभी तक हमने क्या बोला है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो डिसोशिएट नहीं हो रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर मैंने मान लो किसी सल्यूट मतलब किसी सोल्यूशन में KCl सल्यूट ले लिया, और KCl सल्यूट की कंसंट्रेशन मैंने कितनी ले ली, 1 मोलर ले ली। अब जब ये सोल्यूशन के अंदर जाएगा, मान लो वाटर के अंदर जाएगा, ये तो वाटर के अंदर डिसोशिएट होता है, ये वाटर के अंदर डिसोशिएट होता है, तो अंदर जाके K+ और Cl- में टूटेगा। कितने बनेंगे, ये कितना बनेगा, 1 मोलर बनेगा, ये कितना बनेगा, 1 मोलर बनेगा। अब मुझे बताओ सोल्यूशन को क्या दिख रहा है, तुमने 1 मोलर डाला है या सोल्यूशन को ये दिख रहा है कि अंदर जाके तो 2 मोल पार्टिकल्स आ रहे हैं, 2 मोलर पार्टिकल्स आ रहे हैं। सोल्यूशन को क्या दिखेगा, सोल्यूशन को तो अंदर जाके ये दिखेगा ना 2 मोलर पार्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि वो डिसोशिएट हो गया। 1 मोल मतलब कि तुमने मान लो इसके 10 मोल डाले, ठीक है, लेकिन अंदर जाके K+ के 10 मोल बने, Cl- के 10 मोल बने, तो अंदर सोल्यूशन को क्या दिखेगा, अरे मेरे पास तो 20 मोल्स आए हैं, मेरे पास तो 20 मोल्स आए हैं, 10 K+ के आए, 10 Cl- के आए हैं। ठीक है, उसके लिए सोल्यूट क्या हो जाएगा, K+ और Cl- हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे, जो कंसंट्रेशन लेके करेंगे, वो तो 10 मोल के हिसाब से करेंगे। ठीक है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल, जो हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे प्रॉपर्टी, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 20 के हिसाब से आएगी।
है ना, 20 के हिसाब से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो मतलब क्या हो गया कि जो हम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, अपनी जो कंसंट्रेशन हमने यूज करी है 10 वाली, ठीक है, हम तो उसके हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि उसको अंदर जाके क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा दिख रहे हैं उसको, तो वो ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो वैल्यू होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ज्यादा आएगी वहां पे, हमारी क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो हमने क्या बोला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम किसके लिए करते हैं, मोलर मास फाइंड करने के लिए करते हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तुम कोई भी एक्सप्रेशन देख लो यहाँ पे, जैसे हमने, मैं डेल्टा लिख ही देता हूँ मैं, जैसे हमने डेल्टा टीवी देखा, डेल्टा टीवी भी हमने क्या देखा, वो मोलर मास डिनोमिनेटर में आ रहा था, डेल्टा टीएफ में भी यही हो रहा था, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी यही हो रहा था, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में यही हो रहा था कि मोलर मास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने केसीएल का मान लो मास फाइंड करने की कोशिश की, मोलर मास फाइंड करने की कोशिश की, मैंने 10 मोल डाले, मैंने अपनी 10 मोल के हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली, कैलकुलेट की क्या आएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, उसके हिसाब से मोलर मास निकाला, मान लो वो एक्स आ गया, मान लो वो एक्स आ गया। अब मुझे ये बताओ, जब मैं एक्सपेरिमेंटली देखूंगा उसी का ही मोलर मास, तो क्या वो एक्स होगा या एक्स से ज्यादा होगा या एक्स से कम होगा, बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, वो एक्स से कम होगा। वो एक्स से कम क्यों होगा वो देखते हैं, क्योंकि देखो अंदर क्या गए, हमने बाहर से 10 मोल डाले, अंदर क्या गए, 20 मोल गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डबल आएगी वैल्यू, जो हमने कैलकुलेट किया उससे डबल आएगी, क्योंकि वो मोल्स पे डिपेंड करती है, तो उसकी डबल आएगी वैल्यू, डबल वैल्यू आएगी, तो उसका जो मोलर मास आएगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो हम मोलर मास निकालेंगे और जो प्रॉपर्टी से आएगा, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी से आएगा, वो क्या है, आधा आएगा, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखेंगे तो वो आधा आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास भी बोलते हैं, कि जो उसका एक्चुअल में मास था उसके वो मास ना आके वो आधा आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल मोलर मास होगा। यहां तक ये चीज समझ में आई, पहले ये बताओ। हाँ चलो ये चीज हो गई, ठीक है। अब यही चीज उल्टी भी हो सकती है, ये देखो, रिपीट प्लीज। चलो एक काम करते हैं, कल ही करेंगे हम, ठीक है, कल ही करते हैं इसको, ठीक है, हम कल कर लेंगे, ठीक है, कल भी फिर हाँ एक मिनट।